नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है आज के व्याख्यान में। आज हम जैव प्रक्रम का पहला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी के अनुच्छेद 5.1 को विस्तार में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का। तो आप सभी के सामने यह रहा अस्वीकरण। तो आज के व्याख्यान के सीखने के उद्देश्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले अनुरक्षण के लिए आवश्यक मूलभूत जैव प्रक्रमों की पहचान करना, यानी कि बच्चों, यदि आप देखें कि किसी भी मशीन को ठीक से चलने के लिए उसकी मरम्मत की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी जीवित रहने के लिए मरम्मत की जरूरत पड़ती है, या फिर उसे सही प्रकार से उसकी सभी चीजें काम करें तो उसको सही तरीके से चलने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से शरीर के रखरखाव का काम करती हैं, वह जैव प्रक्रम कहलाती है। तो इन सब के बारे में हम आज के व्याख्यान में पढ़ने वाले हैं। फिर हम सीखेंगे कि शारीरिक जटिलता जैव प्रक्रमों को कैसे प्रभावित करती है। तो जैसे जैसे जीव के शरीर की जटिलता बढ़ती है, वैसे वैसे जैविक प्रक्रियाएं भी थोड़ी जटिल होती जाती हैं। उदाहरण के लिए, एकल कोशिका वाला जीव जैसे अमीबा अपना भोजन खुद ले लेता है, लेकिन मनुष्य को अलग अलग अंग और तंत्र बन गए हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि। तो यहाँ पर हम यह समझेंगे कि शरीर की जटिलता जैव प्रक्रमों को कैसे प्रभावित करती है। जैसे एक छोटे घर में सभी काम एक ही कमरे में हो जाते हैं, लेकिन एक बड़े बंगले में हर काम के लिए अलग कमरा होता है, रसोई, बाथरूम आदि। वैसे ही जटिल जीवों में विशेषीकरण होता है। तो आपको यह सोचना है कि जैसे जैसे जीव जटिल होता है, प्रक्रियाएं भी विभाजित होती जाती हैं और विशेषज्ञता प्राप्त करती हैं। और अंत में हमारा सीखने का उद्देश्य यह है कि उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जैव प्रक्रम एक दूसरे पर किस तरीके से परस्पर क्रिया करते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे आज के व्याख्यान की अनुक्रमणिका के बारे में। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय देंगे, जिसमें हम पाठ का मुख्य विषय, उसकी पृष्ठभूमि और पाठ से हम क्या सीखेंगे, इन बातों पर प्रकाश डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, जो कि आपका एनसीईआरटी का अनुभाग 5.1 है। फिर हम सारांश में इन सब का निष्कर्ष निकालेंगे तथा एनसीईआरटी के पाठ्यगत प्रश्नों का समाधान निकालेंगे। अंत में हम मुख्य बिंदु देखेंगे और इसी व्याख्यान पर आधारित कुछ रोचक प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिनको आपको खुद से हल करना होगा, जो कि आपका एक अभ्यास का रास्ता बनेंगी। आइए शुरू करते हैं आज के व्याख्यान को। सबसे पहले हम जैव प्रक्रम का परिचय देते हैं। तो जीवित जीवों के लिए आवश्यक कार्यों की यात्रा, यानी कि हम जानेंगे कि किसी चीज को जीवित कहलाने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहला, जीवित और निर्जीव संस्थाओं के बीच अंतर करना, मतलब कि सबसे पहले अपने आसपास देखिए, एक कुत्ता दौड़ रहा है, दूसरी तरफ एक पत्थर पड़ा हुआ है। आप तुरंत कह देते हैं कि कुत्ता जीवित है और पत्थर निर्जीव, लेकिन कैसे? हम कुछ खास लक्षणों को देखकर यह तय करते हैं कि कौन जीवित है और कौन नहीं। आज हम उन्हीं वैज्ञानिक आधारों को समझेंगे। जीवन की पहचान के लिए गति, जैसे वृद्धि, श्वसन का अवलोकन, यानी कि अगर कुत्ता दौड़ रहा है, गाय जुगाली कर रही है या कोई इंसान सो रहा है और उसकी छाती ऊपर नीचे यानी कि श्वसन कर रही है, तो हम यह कहते हैं कि वे जीवित हैं। पौधों के मामले में हम देखते हैं कि वे समय के साथ बढ़ रहे होते हैं, यानी कि वृद्धि कर रही, उनके अंदर वृद्धि होती है। तो दिखाई देने वाली गतियां जीवन की सबसे आसान पहचान है। लेकिन बच्चों, यहाँ एक समस्या है। क्या होगा अगर कोई पौधा बढ़ता हुआ न दिखाई दे, या कोई जीव इतनी शांति से सो रहा हो कि उसकी सांस भी ना दिखाई दे? क्या वह मर गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि केवल बाहर से दिखने वाली गति को जीवन का एकमात्र पैमाना पर्याप्त नहीं है। अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए भी आवश्यक होती है। मतलब असली जीवन हमारे शरीर के अंदर बहुत सूक्ष्म स्तर पर हो रहा होता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर
अणुओं की हलचल लगातार चलती रहती है। इसे हम आणविक गति कहते हैं। यह हमें आंखों से नहीं दिखती, लेकिन शरीर की मरम्मत और संरचना को बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। यदि यह आणविक गति रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं विषाणु की। विषाणु बड़े ही अजीब होते हैं। कैसे? जब तक वे शरीर के बाहर रहते हैं उनमें कोई आणविक गति नहीं होती और वे निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, निर्जीव होते नहीं है। लेकिन जैसे ही वे किसी कोशिका के अंदर घुस जाएं, वे अपनी आणविक गति शुरू कर देते हैं और जीवित हो जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक आज भी इसी पर बहस करते हैं कि विषाणु पूरी तरह जीवित है या निर्जीव। तो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है जिसमें आपको अलग अलग गतिविधियां दी गई हैं जैव प्रक्रम के लिए। तो सभी जैव प्रक्रम वे मूलभूत क्रियाएं हैं जो किसी जीव को जीवित रहने और शरीर का रखरखाव करने के लिए आवश्यक होती हैं। इनमें मुख्य रूप से पोषण यानी कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, श्वसन यानी कि भोजन से ऊर्जा मुक्त करना, परिवहन पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उत्सर्जन हानिकारक कचरे को बाहर निकालना शामिल है। ये सभी प्रक्रियाएं मिलकर काम करती हैं। इनके अलावा उपापचय शरीर के भीतर की सभी रासायनिक क्रियाओं का योग है, जबकि प्रजनन जाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है। ये सभी प्रक्रम एक दूसरे पर निर्भर है और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य है। तो बच्चों, शुरू करते हैं जैव प्रक्रम से कि जैव प्रक्रम क्या है। परिभाषा: सजीवों द्वारा पृथ्वी पर अपनी संरचना, कार्य और जीवन को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले मूलभूत प्रक्रम। देखिए क्या है यहाँ पे कि सजीवों द्वारा पृथ्वी पर खुद को जीवित रखने के लिए, अपने शरीर की मरम्मत करने के लिए और रोजमर्रा के शारीरिक कार्यों को पूरा करने के लिए जो भी बुनियादी प्रक्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी शारीरिक संरचना, कार्य और जीवन को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए शरीर में कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत प्रक्रम चलते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों में लगातार क्षति और टूट फूट होती रहती है, जिसे रोकने के लिए शरीर को हर समय अनुरक्षण कार्यों की जरूरत पड़ती है। यह मरम्मत कार्य शरीर में बिना रुके निरंतर चलता रहता है, चाहे हम सक्रिय रूप से कोई काम कर रहे हो या नहीं। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं या आराम की स्थिति में होते हैं, तब भी ये जैव प्रक्रम हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अपना कार्य करते रहते हैं। इस अध्याय में शामिल प्रमुख जैव प्रक्रम देखिए। सजीवों के शरीर में अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य निरंतर चलता रहे, इसके लिए कुछ मुख्य जैव प्रक्रम अनिवार्य रूप से कार्य करते हैं। सबसे पहला है, शरीर को ऊर्जा और कच्ची सामग्री देने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा, इस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग कर भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है। शरीर में बनी इस ऊर्जा, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए परिवहन या वहन तंत्र कार्य करता है। फिर आता है उत्सर्जन, जहां पर शरीर में बनने वाले हानिकारक और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ये चारों प्रक्रम मिलकर हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। एक सजीव कोशिका या जीव के शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के कुल योग को उपापचय कहते हैं, यानी कि यह वह प्रक्रिया है जिसके कारण शरीर की संरचना बनी रहती है और जीवन चलता रहता है। तो मनुष्य का शरीर एक जटिल मशीन की तरह है जिसमें कई अंग प्रणालियां मिलकर काम करती हैं। ये प्रणालियां निम्नलिखित रूप से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक प्रणाली पोषण और पाचन के लिए, श्वसन के लिए है, फिर परिवहन, उत्सर्जन और उपापचय के लिए। तो ये आगे बढ़ते हैं और सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रिया क्या है उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि बच्चों, आपने देखा होगा कि हर सजीव जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे की एक खास बनावट होती है। हमारा शरीर
बिल्कुल अनुशासित और सुव्यवस्थित तरीके से काम करता है। हड्डियां अपनी जगह है, दिल अपनी जगह है। यह व्यवस्था हमें जीवित रहने में मदद करती है। इस सही सलामत संरचना को बनाए रखना सबसे जरूरी काम है ताकि शरीर का हर हिस्सा अपना काम ठीक से कर सके। अब सोचिए, अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए या शरीर के अंदर कोई कोशिका पुरानी होकर खराब हो जाए, तो क्या वह अपने आप ठीक नहीं होती? बिल्कुल होती है। शरीर लगातार मरम्मत का काम करता रहता है। जैसे घर में कोई चीज टूट जाए तो हम उसे ठीक करवाते हैं, वैसे ही सजीवों को अपनी क्षतिग्रस्त संरचनाओं को नियमित रूप से ठीक करना चाहिए। यह मरम्मत जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आणविक गति अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। यह मरम्मत या अनुरक्षण होता कैसा है और क्यों आवश्यक है, उसके लिए जानते हैं। देखिए, हमारे शरीर के सबसे छोटे हिस्से, जिसे हम अणु कहते हैं, वे कभी शांत नहीं बैठते। वे हमेशा गति करते रहते हैं। यह अणुओं की हलचल ही अनुरक्षण के लिए आवश्यक ऊर्जा और सामग्री प्रदान करती रहती है। जीवन का अर्थ है गति। जहां गति रुकी वहां जीवन रुका। अनुरक्षण के बिना व्यवस्थित संरचना टूट जाती है। यानी कि अब कल्पना कीजिए कि अगर शरीर मरम्मत करना बंद कर दे तो क्या होगा। बिना अनुरक्षण के जो सुव्यवस्थित बनावट हमने पहले बिंदु में देखी थी, वह धीरे धीरे टूट जाती है। शरीर काम करना बंद कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप अपनी किसी भी सामान की मरम्मत ना करें तो वह खराब हो जाती है। यह टूटना ही मृत्यु की ओर ले जाता है और इससे शरीर की मरम्मत रुक जाती है। अणुओं की निरंतर गति जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम किस नतीजे पर पहुंचे कि जीवन को बनाए रखने के लिए अणुओं की गति, निरंतर गति बहुत आवश्यक है। यह गति ही सभी जैव प्रक्रमों जैसे पोषण, श्वसन और उत्सर्जन को संभव बनाती है। सजीवों के लक्षण, तो हम बात करने वाले हैं कि जीवित चीजों के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला है कि दृश्य गति, यानी कि जैसे श्वसन और दौड़ना। दूसरा, समय के साथ वृद्धि, कि जब भी आप देखेंगे कि पेड़ पहले छोटे होते हैं, पौधे यानी कि छोटे होते हैं, फिर समय के साथ वो बड़े हो जाते हैं। तो क्या हुआ, समय के साथ उनके अंदर वृद्धि हुई। फिर हमेशा दृश्य गति प्रदर्शित नहीं ना हो सकती है, यानी कि निद्रा के दौरान। देखिए क्या मतलब यहाँ पर कि क्या हर समय गति दिखना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए एक जानवर सो रहा है, उस वक्त ना वह दौड़ रहा है, इसलिए इसमें कोई गति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वह निर्जीव हो जाता है? नहीं। इसका मतलब है कि सजीव हमेशा दृश्य गति प्रदर्शित नहीं कर सकते। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन केवल दौड़ने या हिलने डुलने तक ही सीमित नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी शरीर के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे कि आणविक गति, यानी शरीर के अंदर अणुओं की हलचल कभी भी नहीं रुकती। ये इतनी छोटी गतियां हैं कि हम इन्हें अपनी नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। ये अदृश्य आणविक गतियां ही जीवन का असली आधार है। ये गतियां ही शरीर की मरम्मत करती हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी बात कर ली। और अंत में आता है संगठित आंतरिक संरचना, यानी कि इन सभी लक्षणों का मूल कारण है सजीवों की संगठित आंतरिक संरचना। हमारा शरीर या किसी भी सजीव का शरीर एक बहुत ही अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से बना होता है। कोशिकाएं, ऊतक, अंग और अंग प्रणालियां, यह संगठित संरचना ही अणुओं को सही तरीके से काम करने देती है। अगर यह संगठन टूट जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए यह संरचना बनाए रखना ही सजीव होने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। अब हम बात करेंगे कुछ विशेष मामलों की, यानी कि आज हम जीव विज्ञान के लिए बहुत ही रोचक और रहस्यमय विषयों पर चर्चा करेंगे, जो कि है विषाणु। देखिए, आमतौर पर हम किसी भी चीज को सजीव तब कहते हैं जब वह सांस ले सके, बढ़ सके या प्रजनन कर सके। लेकिन विषाणु के साथ मामला थोड़ा उलझा हुआ है। विषाणु न तो पूरी तरह से जीवित माने जाते हैं और न ही पूरी तरह से निर्जीव। वैज्ञानिक इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की सीमा रेखा मानते हैं।
इसलिए इनका वर्गीकरण हमेशा विवादों में रहता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है क्योंकि इनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो कोशिकाओं के बाहर होने पर उनमें आणविक गति का अभाव होता है और यह सजीवों के रूप में उनके वर्गीकरण का विवादास्पद बनाता है। यानी कि जैसे कि विषाणु किसी जीवित कोशिका के अंदर पहुंच जाए तो वह अचानक सक्रिय हो जाते हैं और उस कोशिका की कार्य प्रणाली का इस्तेमाल करके अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। परंतु यदि वह बाहर हो उपस्थित तो वहां पर क्या होगा, वो अजीव की तरह दिखते हैं और यही चीजें हैं जो वैज्ञानिकों के लिए इसे किसी एक वर्ग में रखना बहुत मुश्किल या विवादास्पद बनाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि मूलभूत जैव प्रक्रम किस तरीके से है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा शरीर नहीं काम करना बंद नहीं करता है? तो यह सब क्या है? देखिए, सबसे पहले रख रखाव कार्य आराम नींद के दौरान भी होते हैं। यानी कि भले ही आप बिस्तर पर आराम कर रहे हो या गहरी नींद में हो, आपके शरीर के अंदर का रख रखाव विभाग काम करता रहता है। आपका दिल धड़कता रहता है, फेफड़े सांस लेते रहते हैं और कोशिकाएं अपनी मरम्मत करती रहती हैं। यानी शरीर को जीवित रखने वाले कार्य कभी नहीं रुकते। जैव प्रक्रम रख रखाव का कार्य करते हैं। यानी कि अब सवाल उठता है कि यह रख रखाव कार्य कौन करते हैं, कौन है? यानी कि पोषण, श्वसन और उत्सर्जन जैसे प्रक्रम मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि शरीर के हमारे सभी पोषण, श्वसन और उत्सर्जन जैसे प्रक्रम है ये ठीक तरह से चलते रहें। इसी से हम जैव प्रक्रम कहते हैं या इसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ये प्रक्रम सामूहिक रूप से शरीर की सुरक्षा और मरम्मत का काम करते हैं। सोचिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि क्षति और टूट फूट को रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कि हमारे शरीर में रोज लाखों कोशिकाएं टूटती हैं या उन्हें नुकसान पहुंचता है। तो इस टूट फूट को ठीक करने के लिए और शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। बिना ऊर्जा के शरीर का रखरखाव संभव नहीं है। शरीर में होने वाली निरंतर टूट फूट को रोकने के लिए मरम्मत की ऊर्जा अनिवार्य होती है और ऊर्जा पोषण के माध्यम से बाहरी रूप से हमारे शरीर को मिलती है तथा कार्बन आधारित अणु ऊर्जा और पोषण का आधार होते हैं। यानी हमारे ऊर्जा के स्रोत कार्बन आधारित अणुओं पर टिके हैं। हमारा शरीर इन्हीं जटिल कार्बन अणुओं को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। पृथ्वी पर अधिकांश खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित पदार्थ जैसे कि अणुओं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी से बने हुए होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भोजन और ऊर्जा का महत्व। देखिए, हमारे शरीर को अनुरक्षण और वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के हमारा शरीर न तो खुद को ठीक कर पाएगा और ना ही विकसित हो पाएगा। शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं के बनने के लिए ऊर्जा एक अनिवार्य आवश्यकता है। अब यह ऊर्जा कहाँ से आती है? तो हमारे शरीर में खुद ब खुद ऊर्जा पैदा नहीं होती। इसके लिए हमें ऊर्जा को शरीर से बाहर से लेना पड़ता है। किसके रूप में? खाने के रूप में। यानी कि बाहर से ऊर्जा के स्रोत को अंदर लेने की इस क्रिया को हम भोजन करना या पोषण कहते हैं। भोजन ही वह माध्यम है जिससे हमारा शरीर काम करने के लायक होता है, यानी कि शक्ति प्रदान करता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत शरीर के बाहर मौजूद खाद्य पदार्थ होते हैं, जिन्हें ग्रहण करने के बाद शरीर ऊर्जा में बदल देता है। भोजन मुख्यतः कार्बन आधारित होता है और प्रकृति में हर जीव का भोजन हासिल करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि पेड़ पौधे सूरज की रोशनी और अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि हम इंसान और जानवर भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। भोजन इन स्रोतों की जटिलता के कारण ही हर जीव के शरीर की बनावट भी अलग अलग होती है। पर्यावरण की स्थिति और जीव की बनावट के आधार पर पोषण की विधियां जैसे प्रकाश संश्लेषण या पाचन अलग अलग होती हैं। अब हम बात करेंगे कि
हम अपने शरीर की उस अंदरूनी रसोई के बारे में जानेंगे जहां भोजन से शक्ति बनाई जाती है, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जब भी हम भोजन या फल खाते हैं, शरीर उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस भोजन को पहले उपयोगी ऊर्जा यानी कि एटीपी में बदलता है, ताकि हमारी मांसपेशियां और अंग काम कर सके। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल और उपयोग के योग्य ऊर्जा के रूप में बदलना शरीर की पहली प्राथमिकता होती है। अब यह बदलाव किस तरीके से होता है? तो हमारा शरीर रासायनिक अभिक्रियाओं का सहारा लेता है। शरीर के अंदर बहुत सी सूक्ष्म अभिक्रियाएं चलती हैं जो भोजन के बने अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। भोजन को पाचन और ऊर्जा में रूपांतरण भोजन को पाचन और ऊर्जा में रूपांतरण एक जीव रासायनिक प्रक्रिया है। अब भोजन को तोड़ने के लिए अक्सर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीकरण। तो हमारे शरीर के अंदर भी भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए अक्सर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन भोजन के अणुओं के साथ मिलकर उन्हें तोड़ती है, तो इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इसलिए हम सांस लेते हैं ताकि हमारे शरीर को यह ऑक्सीजन मिल सके। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का टूटना ऑक्सीकरण कहलाता है, जो ऊर्जा मुक्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, यानी कि एक कोशिका के अंदर पहुंचकर भोजन को जलाती है और ऊर्जा पैदा करती है, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यही वह असली जगह है जहां हमारे शरीर को अपनी ताकत मिलती है। कोशिका के स्तर पर भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को कोशिकाएं या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि छोटे जीवों यानी कि जैसे कि अमीबा और हमारे जैसे बड़ी जीवों के शरीर की कार्य प्रणाली में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव तो पूरी सतह पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया कार्य करती है। उनका पूरा शरीर सिर्फ एक ही कोशिका में बनाया जाता है, क्योंकि वह बहुत छोटा है, इसलिए उसके शरीर का हर हिस्सा बाहर के वातावरण के साथ सीधे संपर्क में रहता है। वह अपनी त्वचा या बाहरी सतह से ही भोजन ले सकता है और कचरा बाहर निकाल सकता है। एक कोशिकीय जीवों की पूरी बाहरी सतह पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती है, जिससे गैसों और भोजन का आदान प्रदान आसान होता है। अब क्योंकि एक कोशिकीय जीव का सारा काम उनकी बाहरी सतह से ही हो जा रहा है, तो उन्हें हमारी तरह फेफड़े, पेट आदि की आवश्यकता नहीं है। जैसे अलग अलग अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनकी सरल बनावट ही उनके जीवित रहने के लिए काफी है। सरल संरचना वाले जीवों में श्वसन या उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं अगर हम बहुकोशिकीय जटिलता के बारे में बात करें, यानी कि जैसे जैसे जीव बड़े होते जाते हैं, जैसे इंसान या हाथी, उनके शरीर में अरबों कोशिकाएं होती हैं। अब दिक्कत यह है कि हमारे शरीर की अंदरूनी कोशिकाएं जैसे दिल या फेफड़ों की कोशिकाएं बाहर के वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं है। वे शरीर की गहराई में छिपी हैं, इसलिए वे सीधे बाहर से ऑक्सीजन या भोजन नहीं ले सकती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर का आकार बड़ा और जटिल होने के कारण सभी कोशिकाएं बाहरी पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती। तो जब शरीर बड़ा हो गया है तो काम बांटना जरूरी हो गया। इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट ऊतक और अंग बने, जैसे सांस लेने के लिए फेफड़े, खून पहुंचाने के लिए दिल। अगर हर अंग का अपना एक खास काम तय कर दिया गया है ताकि शरीर सुचारू रूप से चल सके। अब जटिल जीवों में श्रम विभाजन होता है, जहां विशेष कार्यों के लिए विशेष अंग तंत्र विकसित होते हैं। विसरण की सीमाएं, यानी कि विसरण का मतलब है गैसों का धीरे धीरे फैलना। एक छोटे जीव के लिए तो यह ठीक है, लेकिन हमारे जैसे बड़े शरीर में अगर सिर्फ विसरण के भरोसे ऑक्सीजन पहुंचाई जाए तो फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुंचने में सालों लग जाएंगे। इसीलिए बड़े जीवों में केवल विसरण काफी नहीं है, हमें खून और पंप करने वाले दिल की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या बोलते हैं
कि विसरण एक धीमी प्रक्रिया है और बहुकोशिकीय जीवों की ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की बाहरी मांग को केवल विसरण द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बहुकोशिकीय जीवों में विशेषीकरण के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले विशिष्ट ऊतक यानी कि भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए उत्तरदायी। तो देखिए, मानव शरीर में पाचन तंत्र भोजन को अवशोषित करता है और फेफड़े ऑक्सीजन को। ये ऊतक एक तरह से प्रवेश द्वार की तरह काम करते हैं, जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें शरीर के अंदर ले जाते हैं। पौधों में भी खनिजों को अवशोषित करती है और पत्तियां ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं। फिर हम बात करेंगे परिवहन की आवश्यकता के बारे में, यानी कि भोजन और ऑक्सीजन का ग्रहण शरीर के एक विशिष्ट स्थान पर होता है, लेकिन उनकी आवश्यकता शरीर की हर कोशिका को होती है, इसलिए परिवहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र भोजन को अवशोषित करता है, लेकिन मांसपेशियों को भी ऊर्जा चाहिए और मस्तिष्क को भी। ऐसे में रक्त उन सभी तक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इस कारण शरीर में परिवहन तंत्र विकसित हुआ है, जैसे मनुष्यों में रक्त वाहिकाएं और पौधों में जाइलम फ्लोएम आदि। वितरण, भोजन और ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाए जाते हैं और जब भी शरीर में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे श्वसन और पाचन, तो कुछ अपशिष्ट उत्पाद भी बनते हैं। यदि ये अपशिष्ट उत्पाद शरीर में एकत्रित हो जाएं, तो वे हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पाचन की अभिक्रियाओं से यूरिया बनता है। यदि ये शरीर के भीतर ही रहे तो ये विषाक्त हो जाते हैं, इसीलिए शरीर के लिए इन्हें बाहर निकालना अनिवार्य होता है। और अंतिम बिंदु है उत्सर्जन, यानी कि विशिष्ट ऊतकों के माध्यम से अपशिष्टों का निष्कासन आवश्यक है। अब हम बात करते हैं परिवहन और उत्सर्जन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे परिवहन तंत्र के बारे में। तो सोचिए कि हमारा शरीर हम अपने शरीर को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे। तो क्या होता है कि कोशिकाओं तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन ले जाता है परिवहन तंत्र और उनसे अपशिष्ट दूर करता है। यानी कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि मानव शरीर में कार्य मुख्य रूप से रक्त करता है, जिससे हृदय पंप कर रहा है। अब पौधों में यह कार्य जाइलम और फ्लोएम ऊतक करते हैं। तो यदि परिवहन तंत्र न हो तो कोशिकाओं तक जरूरी चीजें नहीं पहुंच पाएंगी और अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे, जो कि खतरनाक हो सकता है। अब हम बात करेंगे अपशिष्ट उप उत्पादों की। तो जब भी हमारा शरीर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जैसे जब हम भोजन पचाते हैं और उससे एटीपी बनाते हैं, तो कुछ अवांछित पदार्थ भी बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया आदि। इन्हें हम अपशिष्ट उप उत्पाद कहते हैं। तो जिस प्रकार एक कारखाने में सामान बनते समय कुछ कचरा भी निकलता है, वैसे ही शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं से भी कचरा निकलता है। यदि यह अपशिष्ट शरीर में जमा हो जाए तो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, इसलिए इनका निष्कासन बहुत आवश्यक है। अगला बिंदु है उत्सर्जी ऊतक, यानी कि शरीर में कुछ विशिष्ट ऊतक और अंग होते हैं जो अपशिष्ट निष्कासन के लिए विशेषज्ञ होते हैं। मनुष्यों में वक्रक सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। ये रक्त को छानते और यूरिया अतिरिक्त जल तत्व लवणों को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। पौधों में भी उत्सर्जन संरचनाएं होती हैं, जैसे पत्तों से या पत्तों के माध्यम से जलवाष्प निकलता है, या कुछ पौधे अपना अपशिष्ट पत्तियों में जमा करके उन्हें गिरा देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की आवश्यकता क्यों है। तो शरीर के भीतर जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जैसे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और पाचन, उन सबको कुछ कच्चा माल की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन जो भोजन से मिलता है और ऑक्सीजन जो श्वसन से प्राप्त होती है। यदि ये अंतर्ग्रहित मात्रा न हो तो अभिक्रियाएं रुक जाएंगी और ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। इसलिए
परिवहन तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि कार्बन और ऑक्सीजन हर कोशिका तक समय तक पहुंचे ताकि जैव प्रक्रम सुचारू रूप से चल सके। तो निष्कर्ष क्या है कि जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का अवलोकन। अब हम जानते हैं उत्सर्जन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हमारे शरीर में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे पाचन, श्वसन या चयापचय, तो उस प्रक्रिया के पश्चात कुछ अपशिष्ट उत्पाद बनते हैं। जिस प्रकार किसी कारखाने में कार्य के बाद कचरा निकलता है, वैसे ही कोशिकाओं के भीतर भी रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद कुछ अवांछित पदार्थ बनते हैं। इन्हें हम चयापचय अपशिष्ट कहते हैं। अब सोचिए, यदि ये अपशिष्ट उत्पाद शरीर के भीतर ही रह जाए, बाहर ना निकले, तो क्या होगा? यह बहुत ही हानिकारक है। जैसे यदि अमोनिया या यूरिया रक्त में एकत्रित हो जाए तो विषाक्तता हो जाएगी, तो विषाक्तता हो सकती है और अंग क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। इसीलिए शरीर के पास एक समुचित तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी हानिकारक पदार्थ समय पर बाहर निकल जाएं। इसी कारण उत्सर्जन उत्तरजीविता के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। शरीर में कुछ विशिष्ट ऊतक और अंग होते हैं जो विशेष रूप से अपशिष्ट निष्कासन के लिए ही बने हैं, जैसे वक्रक जो रक्त को छानते हैं और यूरिया जो यानी कि यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं हमारे शरीर से। तो त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है जो पसीने के माध्यम से सब कुछ अपशिष्टों को बाहर निकाल देती है। तो इन सभी को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो परिवहन तंत्र अपशिष्टों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाने में मदद करता है। यानी कि केवल अंग ही नहीं बल्कि शरीर का परिवहन तंत्र भी अपशिष्ट निष्कासन में सहायता करता है। जैसे रक्त जो एक वितरक की भांति अपशिष्ट उत्पादों को कोशिकाओं से लेकर उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए रक्त अमोनिया को यकृत तक ले जाता है जहां वह यूरिया में परिवर्तित होता है, फिर वक्रकों तक जाता है और अंततः मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यह पूरा सामूहिक प्रयास कोशिकाएं, रक्त और अंग सब मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि शरीर स्वच्छ और व्यवस्थित रहे। तो अब हम आज के व्याख्यान को सारांश के रूप में जान लेते हैं। सबसे पहला है कि हमने जाना कि जीवित प्रणालियों को जीवित बनाए रखने के लिए निरंतर रखरखाव और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर हमने जाना कि पोषण में बाहरी स्रोतों से कार्बन आधारित भोजन ग्रहण करना शामिल होता है, जिसमें अगला चरण होता है ऊर्जा रूपांतरण का। यानी कि केवल भोजन करना पर्याप्त नहीं है, उस भोजन को शरीर के भीतर रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से उपयोग योग्य ऊर्जा में बदलना पड़ता है। तो जैसे जब हम शर्करा ग्रहण करते हैं तो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया से वह एटीपी में परिवर्तित हो जाती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर के हर कार्य के लिए उपयोगी है, जैसे कि चलना, सोचना, यहाँ तक कि सोने के लिए भी। दूसरा आता है कि जैसे जैसे जीव बड़े होते हैं उनके शरीर में विशिष्टीकरण आने लगता है, यानी कि अलग अलग ऊतक और अंग विकसित हो जाते हैं जिनका विशिष्ट कार्य होता है। जैसे मानव शरीर में हृदय केवल रक्त संचार करता है और फेफड़े केवल प्राणवायु का आदान प्रदान करते हैं। यह विशिष्टीकरण अनिवार्य है, अन्यथा जटिल शरीर उचित रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। और अंत में हम बात कर रहे हैं बहुकोशिकीय जीवों के बारे में, जिसमें हमने बोला कि जब बहुकोशिकीय जीव विकसित होते हैं तो हर कोशिका तक पोषक तत्व, प्राणवायु और अपशिष्ट पदार्थ का पहुंचना कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर में परिवहन तंत्र विकसित हो जाते हैं। जैसे मनुष्यों में रक्त परिसंचरण तंत्र, पौधों में भी जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो जल और भोजन का परिवहन करते हैं। यह तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि हर कोशिका तक आवश्यक वस्तुएं समय पर कैसे पहुंच सकती हैं। और फिर अपशिष्ट उत्पादों को विशेषीकृत उत्सर्जन तंत्रों के माध्यम से हटाया जाता है।
तो हमने क्या जाना अभी तक? तो विद्यार्थियों, हमने अब तक देखा कि पोषण, ऊर्जा रूपांतरण, विशिष्टीकरण, परिवहन और उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ निरंतर कार्य करती हैं ताकि जीव का जीवन सुचारू रूप से चले। यदि इनमें से कोई भी प्रक्रिया रुक जाए तो जीव का जीवन संकट में आ सकता है। इसीलिए जैव प्रक्रमों को समझना सभी बोर्ड परीक्षाएं और नीट के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसी व्याख्यान पर आधारित अब कुछ एनसीईआरटी के पाठ्यगत प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? विसरण क्यों अपर्याप्त होता है? यह प्रश्न आपका एनसीईआरटी अनुभाग 5.1 से लिया गया है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। देखिए, मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों के लिए विसरण अपर्याप्त है। इसका मतलब क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया होती है और हमारा शरीर बहुत विशाल है और हमारी अधिकतर कोशिकाएं शरीर की गहराई में होती है, जो भारी हवा के सीधे संपर्क में नहीं रहती। यदि हम केवल विसरण पर निर्भर रहें तो ऑक्सीजन को फेफड़ों से पैर तक पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे। इसीलिए शरीर की ऊर्जा की उच्च मांग को पूरा करने के लिए हमें रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है, जो ऑक्सीजन को तेजी से पूरे शरीर में पहुंचा सके। अब एक कोशीय जीवों की बात करें तो जैसे कि अमीबा, उसमें पूरी कोशिका बाहरी वातावरण के संपर्क में रहती है, इसलिए ऑक्सीजन आसानी से अंदर चली जाती है। लेकिन वही बड़े जीवों की बात करें जैसे कि मनुष्य, तो मनुष्यों में, बड़े जीवों में शरीर अरबों कोशिकाओं से बना होता है। हमारी त्वचा तो बाहर की हवा को छूती है, लेकिन शरीर के भीतर की कोशिकाएं जैसे हृदय, फेफड़े या हड्डियों के अंदर की कोशिकाएं वातावरण से बहुत दूर होती हैं। वातावरण और इन अंदरूनी कोशिकाओं के बीच की दूरी इतनी अधिक होती है कि केवल विसरण के सहारे ऑक्सीजन का वहां तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। तो इन जीवों की उपपादपचीय मांगे एक अधिक कुशल परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि हमारे शरीर की अरबों कोशिकाओं को निरंतर जीवित रहने, उत्पन्न करने और कार्य करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। केवल विसरण या सामान्य प्रक्रिया से यह आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मानव शरीर का आकार बड़ा है और ऑक्सीजन को गहराई में स्थित अंगों तक पहुंचना होता है। इसी कारण हमारे शरीर को अत्यधिक कुशल परिवहन प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। इसे पूरा करने के लिए मनुष्य एक विकसित परिसंचरण तंत्र पर निर्भर करते हैं। इस तंत्र में हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को फेफड़ों से सोखकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक अत्यंत तीव्र गति से वितरित करता है। यदि यह रक्त प्रवाह और परिवहन तंत्र न हो तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचना संभव नहीं होगा। तो यह सभी क्या है? हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो यह प्रश्न आपका एनसीईआरटी अनुभाग 5.1 से लिया गया है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी दृश्यमान गति जैसे चलना, श्वास लेना, प्रजनन और उनके आसपास के परिवर्तनों के प्रति अनुकार्य या वृद्धि करना, आमतौर पर यह तय करने के लिए उपयोग किया जाता है कि कोई चीज जीवित है या नहीं। तो इस कथन का संक्षिप्त अर्थ यह है कि जीवन का अर्थ केवल बाहर से दिखने वाली हलचल जैसे कि चलना दौड़ना ही नहीं, बल्कि जीवित जीवों के शरीर के अंदर आणविक स्तर पर ऐसी सूक्ष्म गतियां भी लगातार होती रहती हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कोशिकाओं के भीतर अणुओं का आना जाना। ये अदृश्य गतियां ही वास्तव में जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक होती हैं। वैज्ञानिक आधार पर किसी वस्तु के
जीवित होने पर असली प्रमाण उनके भीतर होने वाली आणविक गति है। भले ही कोई जीव बाहर से स्थित दिखे, यदि उसके शरीर की कोशिकाओं के अंदर अणुओं की हलचल हो रही है तो वह जीवित माना जाता है। इसके विपरीत यदि ये अदृश्य आणविक गतियां रुक जाएं तो जीव को मृत मान लिया जाता है। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रश्न 3 के बारे में। तो देखिए, प्रश्न 3 क्या है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको अब इसका उत्तर बताती हूँ। देखिए, जब जीवित जीव द्वारा उपयोग किए जाने वाले भारी कच्चे माल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कच्चा माल है भोजन। तो यह ऊर्जा का स्रोत है। अब दूसरा महत्वपूर्ण कच्चा माल है ऑक्सीजन। यह विशेष रूप से जानवरों के लिए यानी कि जीव जंतुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन की मदद से हमारे शरीर के अंदर मौजूद भोजन का विखंडन होता है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा बनाते हैं, जिसकी आवश्यकता हर कोशिका को काम करने के लिए होती है। जैसे घर में हम देखेंगे कि अलग अलग चीजों का उपयोग किया जाता है और सबकी अलग अलग आवश्यकता होती है, बट कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे ही ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पौधे भी श्वसन करते हैं, लेकिन वे दिन में प्रकाश संश्लेषण में भी करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है। और तीसरा कच्चा माल आता है जल यानी कि पानी। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल शरीर के अंदर भोजन को पचाने में मदद करता है, पोषक तत्व को घोलता है और उन्हें प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। जैसे घर में प्लम्बिंग सिस्टम यानी कि नल साजी प्रणाली होती है, वैसे ही शरीर में जल हर जगह पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। जल चयापचय क्रियाओं के लिए भी आवश्यक है, जैसे पाचन, उत्सर्जन और तापमान नियंत्रण। इन सभी में जल की भूमिका होती है। इसलिए पौधे और जानवरों दोनों को जल की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अतः ये 3 कच्चे माल यानी कि भोजन, ऑक्सीजन और जल हर जीवित जीव के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है आपका एनसीईआरटी पाठ्यक्रम प्रश्न 4 कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो आइए अब मैं आपको इसका उत्तर समझाती हूँ। तो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रक्रियाएं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है श्वसन। देखिए, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जो प्रत्येक कोशिका के काम आती है। तो जिस प्रकार घर में विद्युत की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए होती है और जिस प्रकार हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में प्राप्त होती है। अगली प्रक्रिया है परिवहन। तो यदि हमारे शरीर में पोषक तत्व या ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जाए तो बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर में दिक्कतें हो जाती हैं। तो मानव शरीर में रक्त वाहिकाएं और हृदय मिलकर परिवहन का कार्य संपन्न करते हैं। वे ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन जैसी आवश्यक सामग्रियों को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। पौधों में भी परिवहन की व्यवस्था होती है, जो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से जल और भोजन का संवहन होता है। अगला है उत्सर्जन यानी कि तृतीय प्रक्रिया है उत्सर्जन। तो जब हमारे शरीर में उपापचय की कार्य होती है तो कुछ अपशिष्ट उत्पादों का भी निर्माण होता है, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। इन पदार्थों को शरीर से निष्कासित करना अनिवार्य है, अन्यथा ये विषाक्त और हानिकारक हो सकते हैं। मानव शरीर में वृक्क यानी कि गुर्दे उत्सर्जन के मुख्य अंग हैं। ये रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को पृथक करते हैं। पौधों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, किंतु उनका तरीका भिन्न है, जैसे कि गोंद, रेजिन का स्राव करना अथवा मृत पत्तियों का त्याग करना। और अगली है नियंत्रण और समन्वय, यानी कि
हम बोलेंगे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। उदाहरण के लिए मस्तिष्क से संकेत प्रसारित होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं और शरीर प्रत्येक परिस्थिति में उचित प्रतिक्रिया देते हैं। और फिर आती है वृद्धि, गति और प्रजनन। वृद्धि का तात्पर्य है आकार या कोशिकाओं की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी। गति का अर्थ है शरीर के अंगों का संचालन और प्रजनन का अर्थ है अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करना। जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए ये सभी आवश्यक है। तो यह छवि उन आवश्यक प्रक्रियाओं का वर्णन कर रही है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जो कि जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, जैसे कि पोषण, वहन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन और पाचन। तो आशा है कि आपको आज का यह व्याख्यान समझ में आया होगा। अब यह कुछ रोचक प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जो कि आपके अभ्यास के लिए है। तो पहला प्रश्न है कि किसी जीव को जीवित होने के निर्धारण करने के लिए आप केवल दृश्य गति पर आधारित पारंपरिक मानदंडों को चुनौती कैसे देंगे? और दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की जीवन प्रक्रिया की आवश्यकता की तुलना और उनमें अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि आपको बताना है कि उनकी आवश्यकताएं भिन्न क्यों होती हैं। तो इसी के साथ मैं यह व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।